भारत ने 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु के कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में टेक्निकलिटी हासिल कर ली। ये एक ऐसा अचीवमेंट है जो पूरे देश को गौरवान्वित करेगा। टेक्निकलिटी का मतलब हुआ कि उसने एक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया जिसमें एनर्जी जितना ज़्यादा फ्यूल यूज किया जाएगा उससे कई गुना ज़्यादा हमें और फ्यूल मिलता जाएगा। और ऐसा अचीवमेंट भारत को पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर लाता है, रसिया के बाद दूसरे स्थान पर लाता है। नमस्कार मित्रों, मैं तरुण विजय आज आपको इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह अचीवमेंट इतना खास इसलिए है क्योंकि इसमें जितना फ्यूल यूज किया जाएगा उससे ज़्यादा फ्यूल ये खुद प्रोड्यूस करेगा। यही खासियत इसको सबसे ज़्यादा खास बनाती है, क्योंकि अगर हम इसमें 5 केजी फ्यूल का यूज करते हैं, एक उदाहरण के लिए आप समझिए, अगर हम इसमें 5 केजी फ्यूल यूज करते हैं तो वो 5 केजी फ्यूल का तो यूज करेगा ही, साथ में अपने से 10 केजी फ्यूल बना सकता है। मतलब फ्यूल की कभी कमी नहीं होगी। तो इस तरह का अचीवमेंट कहीं ना कहीं इंडिया को एनर्जी के सेक्टर में इंडिपेंडेंट बना रहा है, वह दूसरे देशों पर निर्भर नहीं करेगा। भारत के एटॉमिक प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950 में 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रपोज किया था। इसमें भारत को एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ रिलायबल बनने के लिए 3 स्टेजेस बनाए गए। अभी इंडिया फर्स्ट स्टेज में है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम आपको आसान भाषा में बताएं कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है तो इसको समझेंगे। सबसे पहले उसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग यूरेनियम 235 का फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। जब यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जाकर के हिट करता है तो उसका न्यूक्लियस 2 भागों में टूटता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इतना ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन से ज़्यादा एनर्जी आज तक कभी प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका प्रयोग करके वाटर को स्टीम में चेंज किया जाता है, भाप में चेंज किया जाता है। अब ये वाटर स्टीम जा कर के हाई प्रेशर के साथ जा कर के जो टरबाइन्स होते हैं उस टरबाइन को रोटेट करते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसमें किसी तरह का कार्बन इमिशन नहीं होता है और पॉल्यूशन का लेवल बहुत कम होता है। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में अभी भारत स्टेज 1 में है। इस स्टेज 1 को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। इसमें यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में। स्टेज 1 न्यूक्लियर प्रोग्राम को हम लोग फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। इसमें प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम लोग यूरेनियम को फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, फिर इस यूरेनियम का न्यूक्लियर फिजन होता है और प्लूटोनियम हमें बाई प्रोडक्ट में मिलता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसका जो फ्यूल है वो यूरेनियम है और इस यूरेनियम के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़ता है और इसके वजह से बहुत ही कॉस्टली होता है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा हमें मिल रहा है कि हमें एक बाई प्रोडक्ट मिल रहा है प्लूटोनियम। लेकिन स्टेज 2 क्या है जिसको अभी भारत ने अचीवमेंट किया है, सबसे इम्पोर्टेंट है स्टेज 2, जिसमें एक टर्म आया है क्रिटिकलिटी। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। मतलब हुआ कि अगर एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो वह केमिकल रिएक्शन खुद से अपने आप को सस्टेन करेगा, उसमें किसी तरह एक्सटर्नल हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम थोड़ा सा यूरेनियम के बारे में जान लें। यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करता है और साथ में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो अगर यूरेनियम जो नेचुरल ऑकरिंग यूरेनियम होता है वो 0.7% फिजनेबल होता है, मतलब उससे उतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा और इनरिच्ड कर दें, 3 से 5% कर दें, तो आसानी से वो न्यूक्लियर रिएक्टर को चला सकता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन वहीं यूरेनियम को अगर हम लोग 95% तक इनरिच्ड कर दे तो इस केस में उसी यूरेनियम का यूज किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब में, जो बहुत ही घातक और विनाशक होता है। तो यही यूरेनियम अलग अलग परसेंटेज में उसका अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम के स्टेज 2 के बारे में समझते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि स्टेज 1 में जो हमारा बाई प्रोडक्ट था वो था प्लूटोनियम। अब इस प्लूटोनियम का हम लोग यूज करेंगे फ्यूल के रूप में।
इस प्लूटोनियम के ऊपर यूरेनियम 238 का ब्लैंकेट रहेगा। मतलब हुआ कि उस प्लूटोनियम के चारों तरफ हम यूरेनियम का लेप लगाए रहेंगे और उसको यूज करेंगे फ्यूल के रूप में। तो जैसे कि अभी आपको पता है कि इंडिया ने इसमें क्रिटिकलिटी अचीवमेंट कर लिया है। मतलब वो जितना ज़्यादा फ्यूल यूज करेगा उससे कई गुना ज़्यादा उसे और ज़्यादा फ्यूल मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि स्टेज 2 के बाद से इंडिया के पास और ज़्यादा प्लूटोनियम उसके पास होगा। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, हम बात करेंगे थोरियम, जो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है थोरियम। अब इसके थोरियम के बारे में हम लोग समझते तब आपको स्टेज 3 आसानी से समझ में आएगा। थोरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन नहीं करता, जिसके कारण हम इसको फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर सकते। और भारत के पास बहुत ही ज़्यादा थोरियम का भंडार है। केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जितने भी कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे थोरियम की बहुत ही ज़्यादा मात्रा मिलती है। इसी थोरियम को यूज करने के लिए ही हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है स्टेज 2 में। क्या किया जा सकता है, अब इस थोरियम का प्रयोग किया जाएगा उस प्लूटोनियम पे ब्लैंकेट के रूप में। स्टेज 2 में हमने प्लूटोनियम के ऊपर यूरेनियम का ब्लैंकेट यूज किया था, लेकिन जब हमारे पास क्रिटिकलिटी का अचीवमेंट हो गया है तो हम लोग उस प्लूटोनियम के ऊपर थोरियम का यूज करेंगे ब्लैंकेट के रूप में। तब अब हमारे पास उसका जो प्रोडक्ट होगा और ही ज़्यादा प्लूटोनियम होगा। साथ में ये जो थोरियम है यह स्प्लिट होकर के हमें यूरेनियम प्रोड्यूस करेगा। जी हाँ, यह थोरियम स्प्लिट होकर के हमें यूरेनियम प्रोड्यूस करेगा। अब हमारे पास असीमित मात्रा में यूरेनियम होगा। जिस यूरेनियम को हम लोग दूसरे देशों से इंपोर्ट कराते थे, जिस पे हमारा पूरा एनर्जी सेक्टर डिपेंड करता था, अब उस यूरेनियम का हम लोग प्रोड्यूस करेंगे इसी थोरियम का प्रयोग करके। तो समझ सकते हैं कि थोरियम का भंडार भारत के पास असीमित रूप से है और वो स्टेज 2 में इतना ज़्यादा थोरियम का यूज करेगा कि उसके पास उससे कई गुना ज़्यादा यूरेनियम होगा। तब शुरू होता है न्यूक्लियर प्रोग्राम का स्टेज 3। अब इस स्टेज में इंडिया के पास असीमित रूप से यूरेनियम होगा। फिर वह कई हजार सालों तक, जी हाँ आपने सही सुना, कई हजार सालों तक बिना किसी रोक टोक करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, बिना किसी पॉल्यूशन से, बिना किसी कार्बन इमिशन से। तो यही सोच थी, यही विजन थी भारत के परमाणु जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया को स्टेज 3 में पहुंचने के लिए अभी भी 15 से 20 साल लगेंगे, क्योंकि अभी जो उसने क्रिटिकलिटी अचीवमेंट किया है बस उसको वही फंक्शनिंग नहीं है। और अभी वो फंक्शनिंग होगा, कई जगह उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, फिर उसके बाद थोरियम का यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद बहुत ही मात्रा में हमारे पास यूरेनियम होगा। जब हमारे पास बहुत ही मात्रा में यूरेनियम होगा तब हम उसका स्टेज 3 में यूज करेंगे। स्टेज 3 में यूरेनियम और थोरियम का मिक्स हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करेंगे और फिर हमारे पास असीमित मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो आने वाले भविष्य में भारत के पास एनर्जी के लिए किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। यह कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव का क्षण है। इन साइंटिस्टों को धन्यवाद देने का पल है। तमिलनाडु के कलपक्कम में जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसका निर्माण जनवरी 2004 में शुरू हुआ था और इसको सितंबर 2010 तक बन जाना था। लेकिन कई तरह की रुकावटें आने के बाद, बजट की कमी, कभी कुछ और तकनीकी कारणों के चलते इसका निर्माण 2024 में पूरा हुआ। जब 2004 में इसे प्रपोज किया गया था तो उस समय इसका बजट लगभग 3500 करोड़ था, जिसे 2010 तक पूरा हो जाना था। लेकिन तमाम रुकावटों के बावजूद यह 2024 में पूरा हुआ, जिसके कारण इसके बजट में कई गुना वृद्धि हुई। लगभग 8000 करोड़ से अधिक बजट लगा इसमें। अगर यह 2010 में पूरा हो गया रहता तो कहीं ना कहीं इस समय इंडिया स्टेज 3 की तैयारी करती। अब उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया या क्या बात रही, वो तो इतिहास की बात है। लेकिन फ़िलहाल इंडिया ने इस स्टेज 2 में इंटर कर लिया है। जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है और भारत में पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यह न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से ग्लोबल एक्सचेंज हो रहा है, ग्लोबल मार्केट हाई हो रहा है, कई तरह के दबाव पड़ रहे हैं, कई तरह के टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसको देखते हुए यह भारत के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा, ताकि वो अपने एनर्जी के लिए किसी दूसरे देश पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत का भविष्य सुनहरा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज फॉलो करें। थैंक यू।